गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो इकोनॉमिक सेक्शन से होगा, जिस पर हम बात करेंगे मुद्रास्फीति से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है, मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं, इसके अलावा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं। ये सारे के सारे आप मेरे पिछले वीडियो में जाके आराम से इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ साथ फैमिली के बीच भी इसे शेयर करें। चलिए, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे प्रश्न आता है तो कन्फ्यूजिंग होता है। डोंट वरी अबाउट दैट, इस कन्फ्यूजन को आज खत्म कर दिया जाएगा। तो मुद्रास्फीति के कारण तो हम समझ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो मुद्रास्फीति के जो प्रभाव होते हैं, इसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, उस पर चर्चा होगी। पर उससे पहले थोड़ी सी विशेष जानकारी जीडीपी और स्फीति कारक। देखिए, जीडीपी और स्फीति कारक क्या है। इसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। आप इसको डिफ्लेटर भी कह सकते हैं। डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर वास्तव में करंट प्राइस में जो मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, तो करंट प्राइस में यानी वर्तमान मूल्य में जीडीपी बटा स्थिर मूल्य में जीडीपी को जब आप 100 से गुना करते हैं तो आपको पता चलता है कि जीडीपी डिफ्लेटर। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप पता सकते हैं कि जीडीपी में कितनी वृद्धि हो रही है। सपोज अगर वर्तमान में जीडीपी आपका सपोज मानते हैं 120 है, इसे काल्पनिक है, वैल्यू सबको कोई मतलब नहीं है, समझना है। और मानते हैं ये वर्तमान में 2021 का है और स्थिर मूल्य मानते हैं 2015 का है। 2015 में अगर बाय द वे सपोज आपको 100 माना गया था, जब आप उसको 100 से गुना कीजिएगा तो आपको जीडीपी आएगा 120%। दैट मीन 20% से इंक्रीमेंट हुआ है, जीडीपी 20% से इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये था जीडीपी डिफ्लेटर, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि आप समझ लीजिए कि चालू मूल्य पर जीडीपी और स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी होता है, दोनों का अनुपात वास्तव में जीडीपी डिफ्लेटर कहता है। जीडीपी डिफ्लेटर की सहायता से आप मुद्रास्फीति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। सपोज अगर स्थिर मूल्य पर और वर्तमान मूल्य पर दोनों में जीडीपी इक्वल है तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर 1 आएगा, अर्थात वर्तमान में कोई मुद्रास्फीति नहीं है। अगर बाय द वे वर्तमान मूल्य पर जीडीपी और स्थिर मूल्य पर जीडीपी का अनुपात अगर आपको सपोज 2 आ गया बाय द वे काट के, तो इसका मतलब है कि ये 2 गुना वृद्धि है, 2% से वृद्धि कर रहा है जीडीपी डिफ्लेटर, तो मुद्रास्फीति 2% है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 2 गुना 4 गुना जितना भी आए, कम भी आ सकता है, तो उससे हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति नहीं बल्कि मुद्रा अस्फीति वाला लक्षण है। ओके, इसके अलावा एक और फैक्टर है, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। यहाँ ये है जीडीपी अस्फीति कारक। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप मुद्रास्फीति की अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति का अनुमान लगाइए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ओके, आपने ले लिया होगा, इसको मैं दिखाता हूँ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आधार प्रभाव। यानी आधार प्रभाव क्या है, बेस इफेक्ट। इसको लोग पढ़ते हैं बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट ये भी मुद्रास्फीति से ही जुड़ा हुआ है। बेस इफेक्ट, सपोज इससे महंगाई कितनी ज़्यादा
डिफ्लेटर से पता किया, उसी प्रकार से इससे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल महंगाई की दर क्या है या मौजूदा महंगाई की दर। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला है महंगाई की दर। वास्तव में महंगाई की दर जो है वो चालू मूल्य पर सूचकांक, चालू मूल्य सूचकांक माइनस एक वर्ष ठीक पहले, मतलब अभी वर्तमान में 2021 है तो 2020 में क्या था, चालू मूल्य सूचकांक माइनस चालू मूल्य माइनस 1, चालू मूल्य वर्ष माइनस 1 सूचकांक बटा इसी चालू मूल्य पर आपको निकालना है। तो चालू मूल्य से पहले जो था पिछले साल, जिसको बोलते हैं यहाँ पर आप चाहे तो पिछले साल भी लिख सकते हैं, पिछले साल, तो पिछले साल का मूल्य सूचकांक, इसकी मदद से आप महंगाई की दर का अनुमान लगा सकते हैं। तो चालू मूल्य वर्तमान मूल्य पर, जो वर्तमान मूल्य वर्ष में क्या मूल्य सूचकांक है, ठीक उससे एक वर्ष पहले उसमें क्या मूल्य सूचकांक था, और जब उसको पिछले मूल्य पिछले साल का जो मूल्य सूचकांक था उसका अनुपात निकालेंगे तो आपको महंगाई की दर का अनुमान लगा सकता है। बेस इफेक्ट में होता क्या है कि सपोज पिछले वर्ष में अगर महंगाई या फिर कहे तो वस्तु की कीमत में या फिर जीडीपी की विकास दर में या महंगाई की दर में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया हो तो अगले वर्ष बहुत कम अंतर दिखेगा। अगर पिछले वर्ष बहुत कम अंतर हो तो इस वर्ष ज़्यादा, बहुत मतलब बेस जितना आपका बेस, इसको बेस प्रभाव कहते हैं, मतलब बेस के कारण आप इसको एक टेबल से समझिए। ये है 2000, आप इसको टेबल से समझने के लिए पहले इस टेबल को दिखाता हूँ मैं। सपोज देखिए 2007 में, अगर इसको 2007 में अगर हम लेते हैं, सपोज 100 था, 2007 में 100, 2008 में 120, इस तरह से 2008 में आपने 120 लिया, 2009 में 140, इस तरह से। तो इस वर्ष का अंतर देखिए कितना है, 20 बटा 100, आधार इसका 100 है, यानी 30% हुआ। अभी इस दोनों का देखिए अंतर 20 ही है, लेकिन आधार तो इसका 120 है, तो आप देख रहे हैं 1/6 जो कि 12.5% होता है, 12.5%, ठीक है। और इस दोनों का अंतर निकाला जाए, इसी प्रकार 160 हुआ, तो 20 अंतर तो 20 का ही है, लेकिन बेस जो है अलग अलग है, तो 1/7 या हाँ 1/7 है, ठीक है। तो इसका अर्थ अब समझ लेना है कि बेस जितना बड़ा होगा, बेस में जो चेंजिंग हो रहा है उसके कारण जो है उसमें परसेंटेज की वृद्धि, ठीक है, उतनी ही कम होती जाएगी। और यही इसका अपोजिट भी होता तो वो बड़ा हुआ दिखता, अगर बेस जितना छोटा होता तो महंगाई उतनी ज़्यादा वृद्धि दिखती। इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। सफिशिएंट नॉलेज हो गया इसके लिए। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव। हेडिंग दीजिए मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति किन किन वर्गों को प्रभावित करता है, किसान वर्ग को किस तरह से, व्यापारी को किस तरह से, आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निवेश का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इत्यादि की जानकारी आपको अभी दे दी जाएगी। तो ये एक माइक्रो और मैक्रो दोनों स्तर पर होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रेडिटर, और आप जानते हैं डेबिटर, ऋणदाता, ऋणग्राही, ओके। तो ऋणदाता और ऋणग्राही, देखिए जब मुद्रास्फीति होती है तो उस समय मुद्रा का मूल्य क्या होता है,
गिर जाता है, जब मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है तो जो व्यक्ति उधार देता है यानी जो ऋणदाता होता है उसको नुकसान होता है, क्योंकि उसने अगर वर्तमान समय में उसने 100 रुपया अगर उधार में दिया और 1 वर्ष बाद अगर मुद्रास्फीति 10% बढ़ गई तो उसका जो इंटरेस्ट है वो उसके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अगर बाय द वे उसने 10% भी इंटरेस्ट रखा है तो 1 साल बाद उसको 110 रुपया मिलेगा, लेकिन उस 110 रुपये की कीमत जो होगी उस समय जिस समय मुद्रास्फीति है उसका मूल्य चूंकि गिर चुका है, तो नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से काफ़ी कम लगता है, इसलिए देने वाले को नुकसान और लेने वाले को फायदा हो जाता है। तो ऋणदाता के लिए नुकसानदायक है और ऋणग्राही के लिए फायदेमंद है। ये है मुद्रास्फीति का प्रभाव। आप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब दूसरा है किस पर प्रभाव पड़ते हैं हम लोग, उधारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उधार देना थोड़ा संकट वाला बात होता है उधार पर, ठीक है। तो उधार पर इसका नकारात्मक इफेक्ट ही होता है। देखिए, मुद्रास्फीति बढ़ने पर उधार देने वाली जितने भी संस्थाएं हैं चाहे बैंक हो उस पर ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है, मतलब उधार देने का एक तरह से दबाव बढ़ता है। संस्थान चूंकि ब्याज का मामूली दरों पर संशोधन नहीं कर सकते हैं तो इससे थोड़ा सा मुश्किल आता है, इसलिए कर सकते हैं कि उधारी का अनुपात जो होता है वो घटता है। कुल मांग पर, टोटल डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल मांग पर तो डिमांड तो इंक्रीज ही होता है, जानते ही हो। मुद्रा सप्लाई होगा, अगर मुद्रास्फीति का सीधा मतलब होता है आपके पास बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो आप चीज़ों की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुद्रास्फीति के दरमियान जो होता है चीज़ों की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो मांग के बढ़ने का संकेत ही मुद्रास्फीति है, लेकिन उस अनुपात में चूंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो इस अनुपात में अगर उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन उस समय सप्लाई स्टॉक होता है तो मुद्रास्फीति जनरली कुल मांग पर एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, निवेश। निवेश पर इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म का हो सकता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में जनरली क्या होता है, चूंकि मुद्रास्फीति है तो अधिक से अधिक चीज़ों का डिमांड होगा तो निवेशक को एक तरह से बूस्ट मिलता है, तो प्रोत्साहन होने के कारण वो अपने आप को अपना निवेश बढ़ा देते हैं। लेकिन यही लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वास्तव में लोगों के पास जब पैसा का अधिकता होगा लेकिन किसी भी चीज़ को बनाने में अगर सप्लाई शॉक है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक से नहीं है तो उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट करना आगे चल के दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में फायदेमंद है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है। देखिए, उच्च मुद्रास्फीति उच्च मांग को संकेत करती है, तो कारोबारियों को एक सुझाव मिलता है, एक बल मिलता है कि वो अधिक से अधिक उत्पादन करे और निवेश का बढ़ावा दे। मुद्रास्फीति जितनी ज़्यादा होगी कर्ज की लागत तो उतनी ही अधिक होगी ना, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, तो कर्ज आप जब लेंगे तो लोन पर आपका कर्ज की लागत तो आपको दिक्कत हुई या कम हुई, कर्ज उतना ही कम लगेगा, ठीक है। अब आते हैं इनकम पर, आय पर। इनकम 2 प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड इनकम होता है जिसको मतलब फिक्स्ड जॉब कहते हैं, और ये मतलब नॉट फिक्स्ड, एक फिक्स्ड नहीं होता है। तो सरकारी पैसे वाले लोग जितने भी हैं जिनके वेतन फिक्स्ड है, जो कहे तो संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, आई मीन फॉर्मल जॉब है जिनका पास, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है, जहाँ बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि उनका तो सैलरी फिक्स्ड है। लेकिन मुद्रास्फीति आ गई है तो मुद्रास्फीति के कारण चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है, चीज़ें मार्केट में रहती नहीं है, चीज़ों की कीमत बढ़ने लगती है। उसी चीज़ को किनने के लिए उनको अधिक से अधिक रुपये का खर्चा करना पड़ता है जो उनके उस जॉब से पूरा नहीं हो पाता है। तो फिक्स वाले जॉब, फिक्स सैलरी वाले लोगों के लिए दिक्कत, और नॉट फिक्स्ड वाले के लिए कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जनरली मुद्रास्फीति के बढ़ोतरी से आय का जो आय में तो नॉमिनल वृद्धि हो रहा है, लेकिन मुद्रास्फीति में तो जरूरत से ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। तो कीमत के स्तर से बढ़ने से अल्प अवधि में रुपये की क्रय शक्ति कम हो जाती है। छोटा समय में रुपये की क्रय शक्ति कम हो गया, क्योंकि आप अगर मान 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो उस 15,000 की कीमत पहले की तुलना में अब तो घट गई है ना। अब आपको प्रत्येक वस्तु महंगी लग रही है, जिसके कारण आपका क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर, ठीक है, उस मूल्य पर आपको कम लगता है। ओवरऑल शॉर्ट में कहें तो आपका क्रय शक्ति घट जाता है या बढ़ जाता है, क्रय शक्ति कम जाती है। आप अधिक से अधिक चीज़ों को खरीदने के चक्कर में आप बहुत सी चीज़ों को छटाई कर पाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बचत पर।
इसका बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? सेविंग, आप जानते हैं कि बचत, चूंकि आपको पता है कि मुद्रास्फीति वर्तमान में है, तो मुद्रास्फीति के बढ़ोतरी के साथ रुपया अपना कीमत खोता जा रहा है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी रुपया अपना अवमूल्यन होगा, रुपया डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ओके, जब रुपया डिप्रिसिएशन होगा तो अधिक से अधिक रुपया बैंक में बचत खाते में रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसे मुद्रास्फीति की सू लेदर कॉस्ट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सू लेदर कॉस्ट। सू लेदर कॉस्ट क्या है? क्योंकि आप बैंक में जमा करने के लिए बार बार बैंक जा रहे हैं, तो आपके जो जूता है वो खिस रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सू लेदर कॉस्ट। तो मुद्रास्फीति के कारण बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? बचत बढ़ जाता है या घट जाता है? मुद्रास्फीति के कारण बार बार बैंक जाते हैं और बैंक जाकर अपना अमूल्य समय खर्च कर देते हैं और बचत दर में वृद्धि होती है। तो बचत दर में इंक्रीमेंट होगा ड्यू टू द मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के कारण बचत दर में वृद्धि होगी, क्योंकि आप बार बार बैंक जाइएगा और बैंक में अपना पैसा जमा कीजिए, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि मुद्रा और भी अवमूल्यन हो गया तो मेरा नुकसान हो सकता है। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्च पर यानी कहे तो एक्सपेंडिचर, दाम बढ़ने से उपभोग का स्तर नीचे आता है। जैसे जैसे दाम बढ़ेगा आपका परचेजिंग पावर तो घट जाएगा ना, तो आप खर्च कम करिएगा, उपभोग पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। मुद्रास्फीति निवेश के खर्च को बढ़ा देती है। एक तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है लेकिन खर्च घट रहा है, क्योंकि आपके परचेजिंग पावर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करेंगे हम लोग टैक्स पर। दो प्रकार का टैक्स, एक है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर, जैसे कि इनकम टैक्स, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो है प्रत्यक्ष कर, देखिए मुद्रास्फीति के दरमियान क्या होता है, प्रत्यक्ष कर को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगा तो अधिक से अधिक खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, फिर से और ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इसलिए इनकम टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया जाता है। क्योंकि जीएसटी जैसे है तो वो तो सेवा कर है, जीएसटी उसको गिराया जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन की वस्तु की कीमत अगर बढ़ने लग रही है तो आप उस पर अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे तो और भी कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए जीएसटी की दर को कम कर दिया जाता है। ओके, विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? विनिमय दर, एक्सचेंज मार्केट। देखिए मुद्रास्फीति के साथ अर्थव्यवस्था का, क्योंकि आप जान रुपया का तो अवमूल्यन हो रहा है, जब रुपया अवमूल्यन होगा तो विनिमय दर और भी नीचे चला, लोगों को अधिक से अधिक रुपया देकर डॉलर बढ़ जाएगा, निर्यात पर, निर्यात का मात्रा तो बढ़ जाता है लेकिन निर्यात के मूल्य यानी निर्यात तो बढ़ता है लेकिन निर्यात का मूल्य गिर जाता है, क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है तो आप अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कीजिएगा, चीज़ों को सस्ते दाम पर बेचिएगा, लेकिन आपको उसकी कीमत तो कम मिलेगी ना, इसलिए निर्यात का जो पैसा कमाई है वो घट जाएगा लेकिन निर्यात बढ़ जाएगा। और आयात इसका जो उल्टा होगा, अधिक से अधिक चीज़ों को आप आयात तो करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका तो मुद्रा का मूल्य जो है वो गिर गया है, तो जस्ट अपोजिट टू इट, निर्यात से जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक विकासशील देश के लिए मुद्रास्फीति के दरमियान बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि निर्यात तो बढ़ा नहीं सकता है एक विकासशील देश, तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट और भी नेगेटिव हो जाएगा, और भी पॉजिटिव हो जाएगा और भी नेगेटिव है, क्योंकि उसको अपने घरों की सामानों को जरूरत की पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों को आयात करना पड़ेगा, जिसके कारण मुद्रास्फीति के कारण उसके देश में मतलब बैलेंस ऑफ प्राइसेस का भी संकट आ सकता है। और फाइनली अगर देखा जाए तो रोजगार पर क्या प्रभाव? ये भी दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म रोजगार, एक लॉन्ग टर्म रोजगार। शॉर्ट टर्म में तो चूंकि निवेश बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए रोजगार बढ़ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अवधि में ये दिक्कत होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अवधि में अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, तो रोजगार की छटाई होगी,
अधिक से अधिक लोगों को बाहर निकाला जाएगा। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कोरोना के कारण किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये वास्तव में एक विशेष प्रकार का स्थिति है जिसमें महंगाई भी बढ़ रही है और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। तो ये तो आपको बहुत संकट होगा कि आपका जीडीपी विकास दर घट रहा है और महंगाई बढ़ रही है, तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, और वो फिलिप्स महान जी ने कहा था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में उल्टा संबंध है, शॉर्ट समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं। लॉन्ग टर्म में मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी और भी बढ़ेगी, जो वर्तमान में दिख रहा है। ठीक है, महंगाई भी अपने आसमान पर है, अधिक से अधिक लोग काम के लिए तरसते हैं, उन पर जॉब नहीं है, जिसके कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल मैंने अलग अलग सेक्टर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की। वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, इससे 2 या प्रश्न आपकी प्रीलिम्स में आ सकते हैं।